गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। मेरा नाम है विवेक कुमार एंड स्वागत है आपका इंजीनियर्स स्टडी जोन में। हम लोग पढ़ रहे थे आरसीसी। तो आरसीसी में हम लोग देखे थे यूनिट 1 और यूनिट 2 का जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। जैसा कि हम लोग ने क्वेश्चन को डिवाइड किया था 3 कैटेगरी में। पहला था 5 स्टार क्वेश्चन, जो कि अगर पढ़ लेते हैं आप तो पास हो जाइएगा बहुत अच्छा से। दूसरा था 3 स्टार क्वेश्चन, जिसको पढ़ने से अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और 1 स्टार क्वेश्चन, अगर तीनों को कर लेते हैं तो एक सब्जेक्ट का कंप्लीट नॉलेज आपको हो जाएगा। तो चलिए इसी सिलसिले में हम लोग यूनिट 1 और यूनिट 2 को डिस्कस कर लिए थे। अब बारी है यूनिट 3 की। यहाँ से हम लोग का आरसीसी का पोर्शन स्टार्ट होता है। तो पहला देखते हैं यूनिट 3 में क्वेश्चंस क्या है। व्हाट आर द एजम्पशन मेड इन एलएसएम डिजाइन फॉर डिजाइन ऑफ बीम। मतलब बीम को डिजाइन करने के लिए एलएसएम के अनुसार से कौन कौन सा एजम्पशंस यूज किया गया है उसको लिखना है। सेकेंड है व्हाट इज डब्ल्यू रिइंफोर्स्ड बीम, व्हाई इट इज डिजाइन। मतलब डब्ल्यू रिइंफोर्स्ड बीम क्या है और डब्ल्यू रिइंफोर्स्ड बीम को हम लोग डिजाइन क्यों करते हैं, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। थर्ड है क्या, डिजाइन स्टेप फॉर डब्ल्यू रिइंफोर्स्ड बीम, यानी डिजाइन स्टेप लिखना है डब्ल्यू रिइंफोर्स्ड बीम के लिए। ओके, 3 स्टार वाले क्वेश्चंस में देखिएगा। पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, बेस्ड ऑन द परसेंटेज ऑफ रेनफोर्समेंट व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बीम सेक्शन, ऑल्सो ड्रॉ द शियर ऑल्सो ड्रॉ दियर स्ट्रेस एंड स्ट्रेस डायग्राम। मतलब स्ट्रेस और स्ट्रेन डायग्राम निकालना है और परसेंटेज के आधार पर, मतलब रेनफोर्समेंट का कितना परसेंट है उसके आधार पर कौन सा बीम का सेक्शन है इसको बताना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द कोडल प्रोविजन फॉर इफेक्ट, ए में है इफेक्टिव लेंथ ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ बीम। मतलब इफेक्टिव लेंथ के बारे में बताना है। दूसरा है स्पेसिंग ऑफ मेन रिइंफोर्समेंट बार, मतलब स्पेसिंग के बारे में बताना है। ओके, नेक्स्ट अगर हम लोग देखें 5 नंबर क्वेश्चन, तो डिफाइन करना है पार्शियल सेफ्टी फैक्टर को, डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस को, लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस को। उसके बाद एक दो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस है जो कि हम लोग न्यूमेरिकल देखेंगे जब एक ही साथ न्यूमेरिकल कराएंगे सारा यूनिट का 1 to लेकर 5 तक। ठीक है, 1 स्टार वाले एक क्वेश्चन में एक है एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स एंड सर्विसिबिलिटी। हम लोग देखेंगे कि एलएसएम को 2 भाग में डिवाइड किया गया है। जो पहला है एलएसएम ऑफ कोलैप्स और दूसरा है एलएसएम ऑफ सर्विसिबिलिटी। तो दोनों में क्या डिफरेंस है इसको हम लोग देखेंगे 6 नंबर क्वेश्चन में। ओके, तो चलिए अब 1 by 1 करके हम लोग यूनिट नंबर 3 को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन डिस्प्ले पर आ गया है। देखिए क्या क्वेश्चन था हम लोग का, एलएसएम में जितना भी डिजाइन एजम्पशंस है उसको लिखना था। तो एजम्पशंस बहुत ही वीवीआई क्वेश्चंस में आता है, में से एक आता है। तो हम लोग देखते हैं क्या बोल रहे हैं। पहला, प्लेन सेक्शन नॉर्मल टू द एक्सिस रिमेन्स प्लेन आफ्टर बेंडिंग। मतलब क्या है, अगर मान लीजिए कि कोई एक सेक्शन है, ये एक रेक्टेंगुलर सेक्शन है, यहाँ पे देखिएगा ये क्या है, एक रेक्टेंगुलर सेक्शन है। ठीक है, इसका एक विड्थ है, एक डेप्थ है। तो ये बेंडिंग होने के बाद भी ये ऐसा ही रहेगा, रेक्टेंगुलर ही रहेगा। जैसे यहाँ पे ये क्रॉस सेक्शन व्यू हम लोग देख लिए, क्रॉस सेक्शन व्यू में ये है ऐसा क्रॉस सेक्शन व्यू है, और ये साइड व्यू है। तो साइड व्यू हमको तो मुड़ता हुआ दिख रहा है, लेकिन क्रॉस सेक्शन व्यू जैसा रेक्टेंगल है तो वो हर एक पोर्शन में वो रेक्टेंगल ही रहता है, ये नहीं कि चेंज हो जाए। देखिएगा यहाँ पे इस फिगर में, देखिएगा क्या करना चाह रहे हैं इस फिगर में। जैसे ये रेक्टेंगुलर सेक्शन था, थोड़ा सा टिल्ट हो गया, यानी कि थोड़ा सा मुड़ जाता है, लेकिन रहता हो वो रेक्टेंगुलर ही है। यानी कि क्या बोला है, प्लेन सेक्शन नॉर्मल टू द एक्सिस, यानी नॉर्मल टू द एक्सिस जो प्लेन सेक्शन है रिमेन्स प्लेन आफ्टर बेंडिंग, बेंडिंग होने के बाद भी क्या रहता है, वो प्लेन ही रहता है। इसको दूसरे टर्म्स में हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जो स्ट्रेस है लीनियरली वेरी करता है, यानी कि स्ट्रेस का वेरिएशन क्या होता है, लीनियरली होता है। ये देखिए क्रॉस सेक्शन का न्यूट्रल एक्सिस है, यहाँ पे पॉजिटिव होगा तो इधर होगा निगेटिव। तो ये कह रहा है कि जो स्ट्रेस का वेरिएशन है क्या होता है, लीनियरली होता है। तो ये डायग्राम में हम लोग बना देंगे। फर्स्ट एजम्पशन क्या कहा कि प्लेन सेक्शन रिमेन्स प्लेन आफ्टर एंड बिफोर बेंडिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, मिनिमम स्ट्रेन इन आउटर मोस्ट फाइबर लेयर ऑफ कंक्रीट इज टेकन टू 0.003। अभी जो ये डायग्राम देखे थे हम लोग, ये वाला डायग्राम, तो हम लोग आउटर मोस्ट पे कितना लेंगे, आउटर मोस्ट पे यहाँ पे, जैसे यहाँ पे ऐसे देखे थे ना,
ऐसे जो था, देखिएगा यहाँ पे है जो यहाँ से यहाँ तक का जो है सबसे ज़्यादा स्ट्रेन आएगा उसको हम लोग लेते हैं 0.0035। ओके, तो ये हो गया हम लोग का सेकेंड एजम्पशंस। नेक्स्ट देखिए एजम्पशन, नेक्स्ट एजम्पशन देखिए क्या बोल रहा है, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम ऑफ कंक्रीट एज पर IS 456/2000, यानी कि स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम जो होता है वो कैसा बनता है। तो देखिए एक होता है यहाँ पे क्या, इसको देखिए, एज पर IS कोड कैसे स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बनता है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग न्यूट्रल एक्सिस पे रखते हैं, न्यूट्रल एक्सिस पे रख लिए स्ट्रेन को, और सॉरी एक्स एक्सिस पर रख लिए स्ट्रेन को, और वाई एक्सिस पर रख लिए क्या, किस चीज़ को, स्ट्रेस को। तो हम लोग देखते हैं कि जब तक 0.002 स्ट्रेन है तब तक वहाँ तक का वेरिएशन क्या है, पैराबोलिक है। कैसा वेरिएशन है, पैराबोलिक वेरिएशन है। और जैसे ही 0.002 से हम लोग पार करते हैं स्ट्रेन का वैल्यू, तो वो वेरिएशन कितना वो क्या हो जाता है, लीनियर हो जाता है। तो यहाँ पे लीनियर हो गया, स्ट्रेट लाइन हो गया, यहाँ पे भी देखिए स्ट्रेट लाइन, ये भी स्ट्रेट लाइन, ये देखिए पैराबोलिक है, यहाँ भी पैराबोलिक है, ये भी पैराबोलिक है। ओके, तो यहाँ पे ये तीन तीन डायग्राम क्यों दिया गया है। तो पहला डायग्राम क्या होता है, टेस्ट ट्यूब का होता है, जिसको हम लोग FCK कहते हैं। जो हम लोग टेस्ट टेस्ट करते हैं कंक्रीट ब्लॉक का 150 बाई 150 का, इसी का टेस्ट करते हैं ना। तो इसका जो FCK आता है उसको कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आता है 28 डेज के बाद, उसको हम लोग कहते हैं FCK। फिर हम लोग उसका 0.67 टाइम करते हैं, तो स्ट्रक्चर के लिए होता है। जैसे हम लोग देखते हैं कि जो कंक्रीट का कास्टिंग की करते हैं हम लोग 150 बाई 150 का चेक करने के लिए कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, क्या सेम टू सेम वैसा स्ट्रक्चर होता है, नहीं। इसीलिए उसमें 0.6 टाइम उसके कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कर देते हैं, तो वो हो जाता है स्ट्रक्चरल कंक्रीट का स्ट्रेंथ। यहाँ पे देखिए 0.67 टाइम्स है, तो वो है स्ट्रक्चरल कंक्रीट का स्ट्रेंथ। उसके बाद अगर हम लोग FCK को 0.45 टाइम्स कर देते हैं, तो वो कहलाता है डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। हमेशा याद रखिएगा FCK को क्या बोलते हैं, FCK को बोलते हैं टेस्ट क्यूब है उसका कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। F 0.867 FCK को क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चर का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। उसका 0.45 FCK को क्या बोलते हैं, जब फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड कर देते हैं 0.67 में, तो वो आ जाता है हम लोग का डिजाइन कंक्रीट का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। ओके, यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, dimension of structure member is different from the test cube, hence for the structure characteristic strength of concrete is taken 0.67 times FCK of the cube। अभी हम लोग क्या देखे कि जैसे हम लोग जैसे कंक्रीट कास्ट करते हैं वैसा ही सेम टू सेम जो स्ट्रक्चर होता है वैसा नहीं होता है, सेम टू सेम शेप, सेम टू सेम साइज का नहीं होता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, 0.67 टाइम्स FCK लेते हैं, किसका, स्ट्रक्चर का कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ को डिफाइन करने के लिए। ओके, और जब भी जो स्ट्रक्चर का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है, यहाँ पे देखिएगा स्ट्रक्चर का जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है 0.67 टाइप ऑफ FCK, उसमें हम जब मटेरियल का पार्शियल सेफ्टी फैक्टर लगाते हैं तो हमको मिलता है डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। ओके, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्या है, देखिए यहाँ पे ये जो डायग्राम है 0.45 FCK, 0.45 FCK ये डिजाइन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है, और ये 0.002 स्ट्रेंथ का वैल्यू है, 0.0035 स्ट्रेंथ का वैल्यू, ये डिजाइन वाला को ड्रॉ कर दिया है। इसी को सेम टू सेम हम लोग जब वेरिएशन दिखाते हैं तो इसको उलट देते हैं। यहाँ पे देखिए ये जब 0.002 तक था, जीरो से जब 0.002 तक गया तो पैराबोलिक वेरिएशन था, और इसको लीनियर वेरिएशन हो गया। मतलब हम लोग स्ट्रेन को ले लिए एक्स एक्सिस पर, एक्स वाई को रोटेट कर दिए। ओके, तो इसमें ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, व्हेन वी डिजाइन RCC मेंबर वी हैव टू एज्यूम द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज 0.45 FCK। मतलब क्या है कि 0.45 FCK हम लोग लेते हैं स्ट्रेंथ, ये सब हम लोगों को कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट, यहाँ पे लिखने का इसका कोई मतलब नहीं है। देखिए यहाँ पे ये हम लोग का, पहले हम लोग स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम कैसे बनाते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। देखिए ये क्या है, एक
ये क्या है, एक कंक्रीट का सेक्शन है। ओके, कंक्रीट का क्या है, एक सेक्शन है। और इस यहाँ पे क्या है, रिइंफोर्समेंट है। ये जो गोला गोला दिख रहा है ये रिइंफोर्समेंट है। और ये रिइंफोर्समेंट है तो ये क्या हो रहा है, इसका हम लोग क्या किए, टॉप फाइबर से यानी कि ऊपर वाले से लेके चले गए, ऊपर वाले से एक लेके चले गए लाइन, एक नीचे वाले जहाँ रिइंफोर्समेंट था वहाँ से लाइन लेके चले जाएंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, इसको यहाँ से मिलाएंगे और इसका जो अभी हम लोग देखे थे स्ट्रेन डायग्राम लीनियर वेरिएशन वाला ड्रॉ कर देंगे। तो ऊपर में कहीं स्ट्रेन का वैल्यू आएगा 0.0035 मैक्सिमम स्ट्रेन, और ये एक कहीं बीच में आता है 0.002। हम लोग अभी ऊपर भी देखे थे कि 0.002 पर स्ट्रेन आता है। ठीक है, जहाँ तक क्या होता है वहाँ के बाद ये जो वेरिएशन है पैराबोलिक हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए पैराबोलिक वेरिएशन ये दिख रहा है, यहाँ पे देखिए हम दिखाते हैं आपको। यहाँ पे देखिए ये है न्यूट्रल एक्सिस, यहाँ से यहाँ पे है 0.002, यहाँ पे देखिए ये है 0.00, यहाँ पे 0.0035, यहाँ पे 0.0035 था, और यहाँ पे था 0.002। ये वाला लाइन है 0.002 का। यहाँ से देखिए ये पैराबोलिक वेरिएशन हो गया और यहाँ से लीनियर है। तो ये हो गया स्ट्रेस का वेरिएशन और ये हो गया स्ट्रेन का वेरिएशन। स्ट्रेन का वेरिएशन कैसा होता है, लीनियर। स्ट्रेस का वेरिएशन कैसे होता है, 0.002 से 0.0035 तक रेक्टेंगुलर यानी कि लीनियर, और 0.002 तक पैराबोलिक। एनी डाउट? चलिए ठीक है, हम लोग चलते हैं आगे। देखिए यहाँ पे लिख दिया है स्ट्रेस डायग्राम, स्ट्रेन डायग्राम। ठीक है, नेक्स्ट एजम्पशन है जो 4 नंबर में है, टेंसाइल ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज इग्नोर। यानी कि जो कंक्रीट है हम लोग ऐसा एज्यूम कर लेते हैं कि जो कंक्रीट है वो टेंशन को बियर नहीं कर सकता है। ठीक है, यानी टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट को इग्नोर कर देते हैं हम लोग। नेक्स्ट एजम्पशन है मैक्सिमम स्ट्रेन इन स्टील एट द फेल्यूर शुड नॉट बी लेस देन Fy अपॉन 1.15 इंटू ES प्लस 0.002। यानी कि ये स्ट्रेन का वैल्यू है, यानी कि ये क्या है, स्ट्रेन का वैल्यू है 0.87 Fy अपॉन पार्सेस फैक्टर ES है प्लस 0.002। तो इसको भी याद रखना है। हाँ, तो यहाँ पे हम लोग का एजम्पशन हुआ खत्म। एक बार फिर से एजम्पशंस को रिवाइज करते हैं क्विक में। पहला एजम्पशंस क्या था कि जो प्लेन सेक्शन है वो रिमेन्स प्लेन रहता है बिफोर और आफ्टर बेंडिंग, यानी स्ट्रेन का जो वेरिएशन है वो कैसा होता है, लीनियर। ओके, दूसरा क्या था कि जो मैक्सिमम स्ट्रेन है आउटर मोस्ट फाइबर पर 0.0035 होता है। तो यहाँ पे ये दिखा दिया गया है मैक्सिमम वेरिएशन ऑफ स्ट्रेन 0.0035। ओके, नेक्स्ट क्या था हम लोग का, नेक्स्ट 3 नंबर था कि जो स्ट्रेस का वेरिएशन है, स्ट्रेस स्ट्रेन का वेरिएशन वो एज पर IS 456 ये डायग्राम में दिखाया गया है। तो पहले हम लोग देखे कि हम लोग का कैसा वेरिएशन है, क्यूब का कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है ये 0.67 क्या है, स्ट्रक्चर का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है। उसके बाद हम लोग देखे कि FCK जो है, FCK एक सेकंड जस्ट वेट, यहाँ पे जो FCK था ये डिजाइन स्ट्रेंथ था किसका, कंक्रीट का। ये है डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट FCK। ओके, 0.45 टाइम्स ऑफ FCK। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग का क्या था, नेक्स्ट है ये देखिए स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम शो कर दिया कि कैसे स्ट्रेन वेरी करता है और कैसे स्ट्रेस वेरी करता है। ठीक है, स्ट्रेस के लिए याद रखना है कि 0.002 तक वो क्या आएगा, पैराबोलिक आएगा, उसके बाद लीनियर हो जाता है 0.002 से 0.0035 तक। ओके, इसी को बोलते हैं स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। अच्छा से याद कर लेना, इसको बहुत पूछा जाता है। नेक्स्ट देखिए टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट को इग्नोर कर दिया जाता है, और जो स्टील है उसमें मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितना यूज किया एज्यूम किया जाता है एट द टाइम ऑफ फेलियर Fy अपॉन 1.15 ES प्लस में 0.002। ओके, चलिए हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। डबली रिइंफोर्स्ड बीम क्या है और इसका क्यों आवश्यकता क्यों है, हम लोग क्वेश्चन देख लिए। तो हम लोग देखते हैं डबली रिइंफोर्स्ड बीम। The RCC beam in which the steel reinforcement is placed in tension as well as in compression zone are called double reinforcement। सिंपल सा है कि अगर हम लोग reinforcement को देखिए
ये है रेक्टेंगुलर सेक्शन, यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये क्या है, रेक्टेंगुलर सेक्शन, ठीक है। इसका एक होता है न्यूट्रल एक्सिस, ये क्या होता है इसका, न्यूट्रल एक्सिस। न्यूट्रल एक्सिस का जो ऊपर होता है इसको बोलते हैं कंप्रेशन जोन, और इस इधर नीचे वाले को बोलते हैं टेंशन जोन, ठीक है। न्यूट्रल एक्सिस ऐसा जोन, वैसा एक्सिस होता है जिस पर ना तो कंप्रेशन लगता है और ना ही टेंशन, और उसके ऊपर जाएंगे तो कंप्रेशन, नीचे जाएंगे तो टेंशन। और इसमें जो न्यूट्रल एक्सिस है, मान लीजिए ये, इसमें ऊपर भी अगर रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड कर दिए और नीचे भी रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड कर दिए, ध्यान दीजिएगा, न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर भी रिइंफोर्समेंट दे दिए और नीचे भी रिइंफोर्समेंट दे दिए, तो इसको कहते हैं हम लोग क्या, डबली रिइंफोर्स बीम, यानी कि कंप्रेशन जोन में भी है, टेंशन जोन में भी है, ठीक है। देखिए, जो कंप्रेशन जोन में प्रोवाइड किया जाता है रिइंफोर्समेंट, जो कंप्रेशन जोन में प्रोवाइड किया जाता है रिइंफोर्समेंट, उसको क्या कहते हैं हम लोग, उसको कहते हैं ASC, क्या कहते हैं, ASC। और जो टेंशन जोन में प्रोवाइड किया जाता है उसको कहते हैं AST, ठीक है। अब ASC और AST को क्यों, ASC क्यों कहते हैं, देखिए, एरिया, A स्टैंड फॉर एरिया, S स्टैंड फॉर स्टील, A स्टैंड फॉर एरिया, S स्टैंड फॉर स्टील, और C स्टैंड फॉर क्या, कॉम्प्रेशन। यहाँ पे AST क्यों कहते हैं, A फॉर एरिया, S फॉर स्टील और T फॉर टेंशन। तो एरिया ऑफ स्टील इन कॉम्प्रेशन जोन, एरिया ऑफ स्टील इन टेंशन जोन, एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन को ASC कहेंगे, और एरिया ऑफ स्टील इन टेंशन जोन को कहेंगे AST। ओके, डाउट एनी? नेक्स्ट देखिए, नेसेसिटी ऑफ द डबली रिइंफोर्स बीम। हम लोग इसमें दो क्वेश्चंस था, पहला क्वेश्चन था क्या, कि डबली रिइंफोर्स बीम क्या है, तो अभी हम लोग देख लिए क्या, कि जिसमें टेंशन और कंप्रेशन जोन दोनों में रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड किया जाता है तो उसको कहते हैं हम लोग डबली रिइंफोर्स बीम, और जो टेंशन में प्रोवाइड किया जाता है तो उसको कहते हैं AST, और जो कंप्रेशन में प्रोवाइड किया जाता है उसको कहते हैं ASC। अब हम लोग देख लेते हैं नेसेसिटी ऑफ डबली रिइंफोर्स बीम, यानी डबली रिइंफोर्स बीम का जरूरत क्यों पड़ा है, ठीक है। तो पहला नेसेसिटी देखिएगा, डबली इन्फोर्स बीम में बी कंस्ट्रक्टेड इन फॉलोइंग कंडीशन, यानी कि डबली इन्फोर्स बीम कब कब हम लोग किस किस कंडीशन में कंस्ट्रक्ट करते हैं इसके बारे में लिखा गया है। पहला देखिएगा, व्हेन द डायमेंशन ऑफ द बीम इज रेस्ट्रिक्टेड ड्यू टू आर्किटेक्चरल कंसिडरेशन और अनएबिलिटी ऑफ द हेडरूम। मतलब क्या, कि हम लोग का डायमेंशन फिक्स किया गया है। जैसे मान लीजिए कि अगर हम लोग का ये बीम का डायमेंशन है, इसमें बी, ये वाला जो बी है उसको फिक्स, और ये वाला डी इसको फिक्स कर दिया गया है, बी और डी को क्या कर दिया गया है, फिक्स कर दिया गया, इसको फिक्स कर दिया गया, इसको फिक्स कर दिया गया। तो जनरली अगर डेप्थ को फिक्स कर दिया जाता है तो वो क्या कहलाता है, डबली रिइंफोर्स बीम। किस किस कारण से, अगर मान लीजिए कि हेडरूम कम मिल रहा है, अगर ज़्यादा डेप्थ दे देंगे तो उसको कहेंगे क्या, इसलिए वहाँ पे रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है। और और क्या रहता है, आर्किटेक्चरल, मतलब एस्थेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर ज़्यादा मोटा बीम दे देंगे तो वो क्या होता है कि ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं लगता है। तो इसलिए इसलिए क्या करते हैं हम लोग, डबली रिइंफोर्स बीम का इस्तेमाल करते हैं। पहला पॉइंट कंप्लीट, मतलब कि आर्किटेक्चरल कंसिडरेशन और अनएबिलिटी ऑफ हेडरूम के चलते हम लोग क्या करते हैं, डबली रिइंफोर्स बीम का यूज करते हैं। दूसरा क्या है, व्हेन द लोड इज अल्टरनेटिंग, यानी अल्टरनेटिंग लोड लग रहा है, कभी नीचे से टेंशन लग रहा है ऊपर कंप्रेशन लग रहा है, कभी ऊपर कंप्रेशन लग रहा है नीचे टेंशन लग रहा है, उल्टा हो जाए, कभी ऊपर टेंशन कभी नीचे टेंशन। तो इसको कहते हैं हम लोग अल्टरनेटिव लोड या रिवर्सल ऑफ लोड। तो इस केस में हम लोग प्रोवाइड करते हैं डबली रिइंफोर्स में। व्हेन लोड इज इसेंट्रिक, अगर इसेंट्रिक लोड लग रहा है तब हम लोग डबली रिइंफोर्स बीम कहते हैं। इसेंट्रिक लोड किसको कहते हैं, देख लीजिए एक बार, इसेंट्रिक लोड क्या है। ये मान लीजिए कि बीम है, ठीक है, इसका क्या है, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, CG का एक्सिस है, सेंट्रोइडल एक्सिस, ठीक है। अगर मान लीजिए कि लोड यहाँ लग रहा है, यहाँ, ठीक है, सेंटर पे ना लग के सेंटर से थोड़ा दूर लग रहा है, तो इसको कहते हैं हम लोग क्या, इसेंट्रिसिटी कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, इसेंट्रिसिटी, ठीक है। अगर इसेंट्रिक लोड लगता रहेगा, इसेंट्रिक लोड लगता रहेगा, तब उस केस में हम लोग क्या करते हैं, डबली रिइंफोर्स सेक्शन का यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिएगा, व्हेन बीम सब्जेक्टेड टू सडन इम्पैक्ट लोड, अगर बीम पर सडन इम्पैक्ट लोड रहा है, लग रहा है, मतलब एक ही एकाएक लोड लग रहा है, तब हम लोग क्या करते हैं, डबली रिइंफोर्स बीम का यूज करते हैं। इन केस ऑफ कंटिन्यूअस बीम, और कंटिन्यूअस बीम और स्लैब के केस में भी हम लोग कैसा यूज करते हैं, डबली रिइंफोर्स बीम का यूज करते हैं। ओके,
नेक्स्ट देखिएगा, उसी के नीचे था क्या, डिजाइन लिखने के लिए, डिजाइन स्टेप ऑफ लिखने के लिए डबल इनफोर्स्ड बीम का, ठीक है। तो डिजाइन स्टेप थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको अच्छा से समझिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे इसमें दिया क्या क्या चीज़ रहेगा, डिजाइन स्टेप डिजाइन करने के लिए डबल इनफोर्स बीम का, तो इसमें दिया रहेगा बी दिया रहेगा, डी दिया रहेगा। यहाँ पे देखिए क्या क्या दिया हुआ रहेगा, यहाँ देखिए गिवन वाला देखिए क्या क्या दिया रहेगा, बी दिया रहेगा, डी दिया रहेगा, एफ सी के, एफ वाई, एफ एस सी, एम सब दिया रहेगा। हमको कैलकुलेट क्या करना रहेगा, कैलकुलेट करना रहेगा क्या, ए एस टी और ए सी, मतलब एरिया ऑफ स्टील इन टेंशन, एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन, मतलब टेंशन वाला एरिया और कंप्रेशन वाला एरिया को हम लोग को फाइंड आउट करना है, ठीक है, कितना आएगा इसको निकालना है। तो इसका सिंपल सा स्टेप है, यहाँ पे ध्यान दीजिए। हम लोग क्या कंसीडर कर लिए, पहले यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर बीम कंसीडर कर लिए, जिसका क्या है, कुछ कुछ ए एस टी है, कुछ ए एस सी है। उसका ऊपर वाला डायमेंशन है बी और ये डेप्थ है उसका डी, ठीक है। डबली इनफोर्स बीम है, इसको हम लोग, इसका जो मोमेंट निकलता है बेंडिंग मोमेंट, उसको कहते हैं एम यू। फिर से समझिए, पहले क्या था, एक हम लोग बीम कंसीडर किए, उसका विड्थ और डेप्थ दिखा दिए, विड्थ और ए एस सी और ए एस टी दिखा दिए, और ए एस सी एस टी दिखाने के बाद जो इसी को कहते हैं, जो एरिया ऑफ स्टील दोनों जगह रहता है, तो इसको कहते हैं डबली रेनफोर्स्ड बीम, ठीक है। तो इसका जो मोमेंट निकलता है एम यू, तो हम लोग इसको दो भाग में ब्रेक कर देते हैं। पहला भाग में क्या होता है, सेक्शन वन वन, सेक्शन वन क्या है, सेक्शन वन में देखिएगा, इसमें क्या करते हैं हम लोग, सेक्शन वन में क्या करते हैं, सेक्शन वन में क्या करते हैं, उसको न्यूट्रल के जैसे ट्रीट करके, पहले न्यूट्रल ट्रीट करते हैं और एस टी वन निकाल लेते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, न्यूट्रल ट्रीट करके एस टी वन निकाल लेते हैं, और देखिए फिर ए एस टी टू और ए एस सी निकाल लेते हैं। कैसे निकालते हैं एक बार देख ही लेते हैं, तब जाके ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दो सेक्शन कंसीडर कर लिए, एक में कंक्रीट को सिर्फ कंसीडर किए हैं, और यहाँ पे देखिए इसमें कंक्रीट नहीं है, इस सेक्शन में देखिए कंक्रीट नहीं है इस सेक्शन में, और इस सेक्शन में देखिए डॉटेड लाइन दिखा रहा है, यहाँ पे डॉटेड डॉटेड लाइन, यहाँ पे डॉटेड डॉटेड लाइन, कि इसमें कंक्रीट, इसमें कंसीडर कर लिए तो कंक्रीट नहीं है। यहाँ पे अगर ए एस टी निकालना होगा टेंशन के लिए, तो हम लोग क्या करेंगे, ए एस टी निकालने के लिए ए एस टी वन प्लस ए एस टी टू कर देंगे, और कंप्रेशन का तो है ही ए एस सी, ठीक है। तो हम लोग स्टेप वन देखिए, अगर एम यू देखेंगे तो एम यू वन और एम यू टू को जोड़ देंगे तो एम यू निकल जाएगा टोटल, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, पहला स्टेप से हम लोग शुरू करते हैं, उसके बाद देखिए कैसे समझ में आता है। पहला देखिए, पहले क्या करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस ऑफ सेक्शन वन, मतलब हम लोग सेक्शन वन को कंसीडर करेंगे और मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस निकालेंगे, मतलब इस सेक्शन को कंसीडर करेंगे, इस सेक्शन को कंसीडर करेंगे, और एम वन निकालेंगे, क्या निकालेंगे, एम यू वन जो दिया हुआ है उसको कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए कैसे कैलकुलेट करते हैं, देखिए क्या है, यहाँ पे देखिए, मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस एम यू निकालने के लिए क्या करते हैं, फोर्स को लीवर आर्म के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखिए कंप्रेशन फोर्स क्या होता है, 0.36 एफ सी के एक्स यू लिमिट बी, ये होता है, ठीक है। और डी माइनस 0.42 एक्स यू से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि फोर्स इंटू लीवर आर्म करते हैं तो क्या निकल जाता है, एम यू निकल जाता है, ठीक है। फिर देखिए दूसरा में हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड स्टेप में कैलकुलेशन ऑफ ए एस टी वन फॉर सेक्शन वन वन, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, एम ई वन तो अभी हम लोग कैलकुलेट कर लिए, यहाँ से इस फॉर्मूला से हम लोग क्या किए हैं, एम यू वन कैलकुलेट कर लिए, इस फॉर्मूला से हम लोग एम यू वन कैलकुलेट कर लिए हैं, हो गया कैलकुलेट। अब क्या करेंगे हम लोग, एम यू वन निकालने के लिए एम यू वन को एक और फॉर्मूला होता है जो 0.87 एफ वाई ए एस टी वन होता है, डी माइनस 0.42 एक्स यू लिमिट होता है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर करके यहाँ से ए एस टी वन निकाल लेंगे, ठीक है। यहाँ से ए एस टी वन निकल जाएगा, दोनों को इक्वेट करके, एम यू वन यहाँ पे दिया हुआ है, ये है एम यू वन, इसमें दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है एम यू वन। यहाँ पे देखिए एम यू वन का दूसरा फॉर्मूला, दोनों को इक्वेट करेंगे, इस दोनों को इक्वेट करेंगे, रुकिए, इस दोनों को इक्वेट करेंगे, इसको और इसको दोनों को इक्वेट करेंगे तो निकल जाएगा ए एस टी 0.87 तो दिया ही हुआ है, एफ सी के एफ वाई दिया ही रहेगा, एक्स यू लिमिट भी दिया ही रहेगा, तो यहाँ से निकल जाएगा ए एस टी वन, ठीक है।
अब देखिए जब AST1 निकल गया तो हमको क्या करना होगा, मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस ऑफ सेक्शन 2 हम लोग निकालेंगे। सेक्शन 2 का मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस कितना है, ठीक है। सेक्शन 2 का देखिए कैसे निकालेंगे, MU यानी कि अल्टीमेट डिजाइन मोमेंट, यानी कि अब हम लोग देखिए क्या करते हैं, MU इक्वल्स टू MU1 प्लस MU2 होता है। ऊपर भी हम लोग देखें यहाँ पे MU इक्वल्स टू MU1 प्लस MU2, तो यहाँ से निकाल लेते हैं हम लोग। MU1 हम लोग निकाल लिए सेक्शन 1 का, MU2 निकाल लिए सेक्शन 2 का। तो MU2 क्या होता है, अगर MU2 निकालना है तो हमको टोटल में से यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसमें देखिए ध्यान दीजिए, इसमें इसको ध्यान दीजिए, MU2 निकालना है तो टोटल MU मतलब टोटल, उसमें से MU घटा देंगे तो MU2 निकल जाएगा। तो MU2 निकल जाएगा तो अब क्या करेंगे, MU2 निकालने के बाद देखिए अब करेंगे C2 कैसे निकालेंगे, कंप्रेशन 2 कैसे निकालेंगे, तो एरिया ऑफ स्टील और इसका लीवर आर्म से यहाँ पे FSC इंटू FCC कर देंगे, FSC माइनस FCC कर देंगे तो यहाँ का C2 निकल जाएगा। कंप्रेशन फोर्स 2 और T2 निकालने के लिए क्या करेंगे, 0.87 FY इंटू AST2 कर देंगे। ये दोनों फॉर्मूला याद कर लेना है आपको। तो यहाँ से अगर हम लोग MU2 निकालना चाहते हैं तो MU2 निकालने के लिए टेंशन T2 इंटू डी माइनस डी डैश कर दे, या फिर T2 को ही कहते हैं 0.87 FY AST2, तो इसको यहाँ से निकाल लेंगे हम लोग, AST2 आ जाएगा। ओके, फिर हम लोग क्या करेंगे लास्ट स्टेप में, कैलकुलेशन ऑफ ASC फॉर सेक्शन 2 तो इसमें कंप्रेशन 2 इक्वल टू टेंशन 2 कर देंगे। तो यहाँ से AS दोनों कंप्रेशन और टेंशन बराबर कर देंगे तो यहाँ से FCC आ जाएगा। ओके, कोई डाउट? देखिए पहले क्या करते हैं, इसमें हम लोग सेक्शन जो है इस सेक्शन को दो भाग में डिवाइड कर देते हैं। पहला में है AST1 रहेगा, दूसरा में AST2 और ASC हो जाता है, ठीक है। तो AST निकालने के लिए AST1 प्लस AST2 कर देते हैं, और ASC निकालने के लिए डायरेक्ट निकाल लेते हैं तो वो ASC हो जाता है, ठीक है। पहले में MU मोमेंट मानते हैं, दूसरा में MU1 और तीसरे में यहाँ पे अगर टोटल MU है तो उसमें पहले में हम लोग MU1 मान लिए, दूसरे में MU2 मान लिए, तो टोटल किसे हो जाएगा, MU1 प्लस MU2। तो जैसे सिंगली का निकालते थे, फोर्थ सेम में सब्जेक्ट में रहा होगा सिंगली रिइंफोर्स्ड बीम, तो उसमें जैसे निकालते थे सेम टू सेम इसमें भी MU1 निकाल लेना है, AST1 निकाल लेना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, AST1 यहाँ से निकल जाएगा। फिर AST2 निकालने के लिए क्या करेंगे, कंप्रेशन 2 निकालेंगे, टेंशन 2 निकालेंगे, उसके बाद दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे लीवर आर्म से, तो वहाँ से हम लोग MU2 पहले टोटल में से हम लोग MU1 को घटा लेंगे तो MU2 निकल जाएगा। टोटल दिया रहता है क्वेश्चन में, MU1 को घटा लेंगे तो MU2 निकल जाएगा, और उसको लीवर आर्म से T2 के साथ गुना कर देंगे तो निकल जाएगा AST2, और C2 के साथ गुना करेंगे तो AST1 ASC निकल जाएगा, ठीक है। एक बार आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा फिर से तो हो जाएगा वो, कोई दिक्कत। फिर हम लोग देखे थे कि कौन कौन से सेक्शंस है थर्ड नंबर क्वेश्चन में। तो देखिए पहला क्या है, पहला सेक्शन को बोलते हैं बैलेंस सेक्शन। इसमें देखिए हम लोग तीन सेक्शन होता है, बैलेंस, अंडर इन्फोर्समेंट और ओवर इन्फोर्समेंट। क्या होता है, यहाँ पे देखिए ये हो गया बैलेंस्ड, ये रहा बैलेंस्ड, ठीक है। फिर दूसरा क्या है, अंडर इन्फोर्समेंट, और तीसरा क्या है यहाँ पे, ओवर इन्फोर्समेंट। तो तीनों प्रकार के सेक्शन को हम लोग पढ़ना है कि बैलेंस सेक्शन क्या होगा, क्या होता है, अंडर इन्फोर्समेंट सेक्शन क्या होता है, और ओवर इन्फोर्समेंट सेक्शन क्या होता है। स्टार्ट करने से पहले एक बार हम लोग डायग्राम देख लेते हैं, उससे समझ में आ जाएगा अच्छा से, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये है हमारा न्यूट्रल एक्सिस, क्या है, न्यूट्रल एक्सिस। उसके बाद अगर यहाँ से देखिएगा, ये हम लोग का लिमिटिंग एक्सिस, ठीक है। यहाँ से देखिए, अगर मान लीजिए कि इधर गया इतना और इधर से भी गया इतना, और इस दोनों को मिलाने के बाद ये जो गया,
इस लाइन से पास किया अगर न्यूट्रल एक्सिस से, इसको बोलते हैं न्यूट्रल एक्सिस, न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है। न्यूट्रल एक्सिस समझ में आया। यहाँ से अगर मान लीजिए ये अगर सेम टू सेम यहीं से पास हुआ है तो इसको कहेंगे न्यूट्रल, ये हो गया बैलेंस सेक्शन। मान लीजिए कि ये जो है यहीं तक रह गया तो इसको कहेंगे ओवर इनफोर्स सेक्शन। अगर मान लीजिए कि ये यहाँ तक, सॉरी यहाँ से नहीं, ये अगर इसके ऊपर चला गया तो इसको कहेंगे अंडर इनफोर्स सेक्शन। ऊपर रह गया न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर चला गया एक्सयू, इसको यहाँ से यहाँ तक जो आता है उसको कहते हैं एक्सयू, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक जो आता है एक्सयू कहते हैं उसको। यहाँ से यहाँ तक मिल गया तो इसको यहीं पे एक्सयू कह देंगे, यहाँ पे एक्सयू। यानी कि जो एक्सयू है, एक्सयू लिमिटिंग के बराबर हो जाता है तो उसको कहते हैं हम लोग बैलेंस सेक्शन, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिए एक बार, बैलेंस सेक्शन ऑफ बीम इज दैट इन विच स्ट्रेन इन कंक्रीट एंड स्टील रीच दियर परमिसिबल वैल्यू एट सेम टाइम। मतलब स्टील भी सेम टाइम पे अपना परमिसिबल वैल्यू पर पहुंच जाएगा, स्ट्रेन पूरा फुल दर्शा देगा, और उस समय कंक्रीट भी फुल स्ट्रेन को दर्शा देगा, परमिसिबल स्ट्रेन को, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, बैलेंस सेक्शन कहते हैं, ठीक है। इन बैलेंस सेक्शन डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस इज कॉल्ड लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। जो एक्सिस होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सियो लिमिटिंग। बैलेंस सेक्शन के डेप्थ में जो एक्सयू आता है उसी को कहते हैं एक्सयू लिमिटिंग। यहाँ पे देखिए एक्सयू लिमिटिंग बराबर क्या होता है, लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, पूरा फुल फॉर्म हो गया। इन बैलेंस सेक्शन कंक्रीट एंड स्टील फेल्स एट सेम टाइम, यानी कि बैलेंस सेक्शन में कंक्रीट और स्टील दोनों सेम टाइम पे फेल होता है। नेक्स्ट देखिए अंडर इनफोर्स सेक्शन। तो व्हेन वी प्रोवाइड लेस अमाउंट ऑफ स्टील एज रिक्वायर्ड इन बैलेंस्ड, मतलब जितना हमको चाहिए रिइंफोर्समेंट उससे अगर कम हम लोग रिइंफोर्समेंट देते हैं तो उसको कहते हैं हम लोग अंडर इनफोर्स। अंडर मतलब होता है कम, ओवर मतलब होता है ज़्यादा, मतलब जितना चाहिए उससे ज़्यादा स्टील दे रहे हैं तो उसको कहेंगे ओवर इनफोर्स सेक्शन, जितना चाहिए उससे कम दे रहे हैं स्टील तो उसको कहेंगे अंडर इनफोर्स सेक्शन। तो हम लोग क्या करते हैं, डिजाइन अंडर इन्फोर्समेंट सेक्शन ही करते हैं, ठीक है। हमेशा प्रीफर करते हैं कि अंडर इन्फोर्स सेक्शन। क्यों करते हैं, तो देखिए इसका मेन रीजन ये है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि अंडर इन्फोर्समेंट सेक्शन क्यों प्रीफर करते हैं, तो इसका आंसर क्या है कि अंडर इन्फोर्स सेक्शन जो होता है वो फेल होने से पहले हमको एक इंडिकेशन मार्क देता है, इसलिए हम लोग अंडर इन्फोर्स सेक्शन का यूज करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, अंडर इन्फोर्स सेक्शन के बारे में देखेंगे। इसमें जो एक्सयू लिमिटिंग होता है, एक्सयू लिमिटिंग क्या होता है, एक्सयू से छोटा होता है, यानी एक्सयू पहले ही ऊपरे होगा, एक्सयू लिमिटिंग यहाँ आएगा नीचे कहीं, ठीक है। यहाँ पे देखिए, व्हेन वी प्रोवाइड लेस अमाउंट ऑफ स्टील एज रिक्वायर्ड इन बैलेंस्ड देन द सेक्शन ऑफ बीम इज कॉल्ड अंडर इन्फोर्स सेक्शन, ठीक है। मतलब जितना चाहिए उससे कम प्रोवाइड कर रहा है तो उसको कहेंगे अंडर इन्फोर्स सेक्शन। इन अंडर इन्फोर्स सेक्शन स्टील रीचेज इज परमिसिबल स्ट्रेंथ फर्स्ट, दैट इज स्टील फेल्स बिफोर द फेल्यूर ऑफ कंक्रीट, यानी स्टील पहले फेल हो जाएगा कंक्रीट के फेल होने से, ठीक है। डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस लाइज एबव द क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, जो डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस होगा वो क्रिटिकल डेप्थ से, यानी कि न्यूट्रल डेप्थ से ऊपर ही लाई करेगा। कहने का सीधा सीधा मतलब है जो एक्सयू है एक्सयू लिमिटिंग से छोटा होगा। तीन तरह का सेक्शन पढ़े हम लोग, बैलेंस, अंडर इन्फोर्समेंट, ओवर इन्फोर्समेंट। हम लोग यूज कौन सा करते हैं, अंडर इन्फोर्स सेक्शन। ओवर इन्फोर्स सेक्शन कभी डिजाइन नहीं किया जाता है, ठीक है। बैलेंस में क्या होगा, एक्सयू बराबर एक्सयू लिमिट, अंडर इन्फोर्स में एक्सयू लिमिट बड़ा होगा और ओवर इन्फोर्स में एक्सयू बड़ा होगा। कोई दिक्कत। नेक्स्ट देखिएगा, percentage of steel under reinforced section is less as compared to balanced section, hence before failure of steel it fully stretched that ductile failure take place in under reinforced section। देखिए इसमें क्या होता है, डक्टाइल फेल्योर होता है, मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस फॉर अंडर इन्फोर्स सेक्शन। एम कैसे निकालते हैं, तो एम का फार्मूला क्या होता है, 0.87 FY/AST इंटू डी माइनस 0.42 XU। देखिए मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस निकालने के लिए क्या करते हैं लोग, फोर्स इंटू लीवर आर्म करते हैं। तो ये हो गया फोर्स और ये हो गया आपका लीवर आर्म। डी माइनस 0.42 XU क्या है, लीवर आर्म, और 0.87 FY/AST क्या है, फोर्स है। कैसे पता चला कि ये फोर्स है, तो यहाँ देखिए ये स्ट्रेस है, FY क्या है, स्ट्रेस, और ये एरिया है, तो स्ट्रेस इंटू एरिया क्या होता है, फोर्स होता है।
और ये क्या है, डिस्टेंस है, डी क्या है, एक तरह का डिस्टेंस है, और 0.4542 भी एक तरह का डिस्टेंस ही है। डिस्टेंस में से डिस्टेंस को माइनस करके तो डिस्टेंस ही मिलेगा, और डिस्टेंस इंटू फोर्स क्या हो जाएगा, मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस। कोई डाउट? चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्या है, ओवर इनफोर्स सेक्शन। तो ओवर इनफोर्स सेक्शन किसको कहते हैं, व्हेन वी प्रोवाइड मोर एरिया ऑफ स्टील एज कंपेयर टू बैलेंस सेक्शन, यानी बैलेंस सेक्शन से ज़्यादा एरिया ऑफ स्टील हम लोग प्रोवाइड कर देंगे तो उसको कहते हैं हम लोग ओवर इनफोर्स सेक्शन। देन द सेक्शन इज कॉल्ड ओवर इनफोर्स सेक्शन, ठीक है। इन अदर ओवर इनफोर्स सेक्शन स्ट्रेन इज कंक्रीट रीचेज इज परमिसिबल वैल्यू बिफोर स्टील दैट इज कंक्रीट फेल फर्स्ट, यानी इसमें कंक्रीट पहले फेल होता है, स्टील बाद में फेल होता है, स्टील फेल होता ही नहीं है, ठीक है, कंक्रीट फेल हो जाता है। इन दिस सेक्शन स्टील इज नॉट फुली यूटिलाइज, कंक्रीट फेल हो गया, स्टील यूटिलाइज ही नहीं हो पाएगा। डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस लाइज बिलो द क्रिटिकल डेप्थ। अभी हम लोग देखे एक्सयू इसमें क्या होता है, एक्सयू लिमिटिंग से बड़ा होता है, एक्सयू क्या होता है, एक्सयू लिमिटिंग से बड़ा होता है, ये वाला बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा क्या कहना चाह रहा है, सडन फेल्यूर टेक्स प्लेस इन ओवर इनफोर्स सेक्शन, इसमें सडन फेल्यूर होता है। ओवर इनफोर्स सेक्शन इज नॉट डिजाइन, यानी ओवर इनफोर्स सेक्शन हम लोग कभी डिजाइन नहीं करते। इन केस ऑफ ओवर इनफोर्स सेक्शन मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस कैसे निकालते हैं, 0.36 एफसी के एक्सयू लिमिट डी माइनस 0.42 एक्सयू लिमिट। क्यों? क्योंकि इसमें देखिए मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस क्या होता है, मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस होता है कि कब तक वो मोमेंट रेसिस्ट कर सकता है। तो देखिए इसमें क्या फेल हो रहा है, पहले फेल हो रहा है इसमें कंक्रीट, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे जीरो कंक्रीट वाला स्ट्रेन लिए हैं, फोर्स लिए हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए कि पहले फेल होता, इसमें देखिए पहले फेल क्या हो रहा था, पहले फेल हो रहा था स्टील, इसलिए इसमें हम लोग एरिया भी किया किसका लिए है, स्टील का, फोर्स निकाले हैं तो स्टील वाले के साइड से, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4, मतलब इफेक्टिव लेंथ के क्राइटेरिया को देखना है कि इफेक्टिव लेंथ कितना होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, इफेक्टिव स्पैन, ठीक है। तो पहला क्या है, सिंपली सपोर्टेड के केस में, तो ये है हम लोग का क्या है, एसएसबी सिंपली सपोर्टेड बीम, ये हम लोग का क्या है, सिंपली सपोर्टेड बीम, जिसका जो इनर टू इनर लेंथ है यहाँ से यहाँ तक का एल नॉट है, और आउटर लेंथ है जो यहाँ से यहाँ तक का हुआ एल है, ठीक है। तो एल इफेक्टिव कितना होता है, तो एल नॉट में हम लोग एल नॉट में क्या जोड़ देते हैं, डी को, यानी डेप्थ ऑफ एक्सिस को जोड़ देते हैं, डेप्थ ऑफ बीम को जोड़ देते हैं तो वो प्राप्त हो जाता है, या फिर क्या करते हैं, विद्युत को जोड़ देते हैं, यानी जो जो बीम है इसका विद्युत को अगर हम लोग जोड़ देंगे तो वो हम लोग का एल इफेक्टिव मिल जाता है। इसमें से जो छोटा होगा, ठीक है, विच एवर इलेज, उसी को हम लोग क्या लेते हैं, एल इफेक्टिव। हम लोग एल नॉट में क्या किए, डी जोड़ दिए या डब्ल्यू जोड़ दिए, तो अगर इसमें से जो छोटा होगा उसी को इफेक्टिव लेंथ ऑफ द सिंपली सपोर्टेड बीम कहेंगे हम लोग। एल नॉट क्या है, क्लियर लेंथ, डब्ल्यू क्या है, विद्युत ऑफ सपोर्ट, और डी क्या है, इफेक्टिव लेंथ, ठीक है। नेक्स्ट देखिए कंटिन्यूअस बीम के केस में, कंटिन्यूअस बीम के केस में क्या होता है, केस 1 में देखिए, पहला केस में क्या है, एल नॉट, इसमें देखिए डब्ल्यू अगर एल नॉट बाई 12 से छोटा है, डब्ल्यू का वैल्यू क्या है, यानी विड्थ ऑफ सपोर्ट लेंथ ऑफ सपोर्ट के 12वें भाग से भी छोटा है, तब हम लोग क्या करते हैं, एल नॉट प्लस डी करते हैं और एल नॉट प्लस डब्ल्यू करते हैं, ठीक है। इसमें से जो कम होगा उसको ले लेंगे। अगर मान लीजिए कि डब्ल्यू एल नॉट बाई 12 से बड़ा होगा, ये 600 से बड़ा होगा, तब हम लोग क्या करेंगे, एल नॉट प्लस डी बाई 2 कर देते हैं, ठीक है। एल नॉट प्लस सॉरी एल इफेक्टिव को एल नॉट के बराबर ले लेते हैं, इक्वल में ले लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा कैंटिलीवर बीम के केस में एल इफेक्टिव क्या होता है, डी बाई 2 इसमें जोड़ देते हैं, एल नॉट में डी बाई 2 जोड़ देते हैं तो क्या हो जाता है, एल इफेक्टिव का वैल्यू निकल जाता है। यहाँ पे देखिए एल नॉट यहाँ से यहाँ तक है, डी इसका आधा जोड़ देंगे तो यहाँ पे इफेक्टिव लेंथ निकल जाता है, ओके। नेक्स्ट देखिए स्पेसिंग ऑफ रिइंफोर्समेंट बार, तो स्पेसिंग के लिए क्या क्या आईएस कोड में दिया गया था, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं इसमें, जो इफेक्टिव लेंथ ये सब आईएस कोड में जो दिया गया है उसके बारे में पढ़े। फिर अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, स्पेसिंग कितना होना चाहिए दो रिइंफोर्समेंट के बीच में। देखिए मिनिमम डिस्टेंस ऑफ ईच बार कितना होना चाहिए, देखिए हॉरिजेंटल डिस्टेंस, पहला हॉरिजेंटल डिस्टेंस शैल नॉट बी लेस देन द ग्रेटेस्ट ऑफ 3 वैल्यू, यानी कि 3 जो वैल्यू दिया गया है उससे कम नहीं होना चाहिए, उसमें सबसे ज़्यादा होगा उससे भी ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है।
शैल नॉट बी लेस देन द, मतलब जैसे ही स्पेसिंग का बात होता है तो वहाँ पे इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए स्पेसिंग, ये कहना चाहता है। ठीक है, तो पहला क्या है, डायमीटर ऑफ बार इफ़ द डायमीटर आर इक्वल। अगर देखिए, अगर बार का डायमीटर सबका दिया हुआ है जो हम लोग इन्फोर्समेंट यूज कर रहे हैं, तो उसका अगर डायमीटर दिया हुआ है तो कम से कम उतना स्पेसिंग होना चाहिए। ठीक है, डायमीटर ऑफ लार्जेस्ट बार इफ डायमीटर आर अनइक्वल। जो अगर मान लीजिए कि अनइक्वल डायमीटर का बार हम लोग यूज कर रहे हैं, अनइक्वल डायमीटर का इन्फोर्समेंट बार हम लोग यूज कर रहे हैं, तो हम लोग वहाँ पे कौन सा डायमीटर लेंगे स्पेसिंग के लिए, बड़ा वाला डायमीटर, कम से कम स्पेस होना चाहिए वहाँ पे। ठीक है, और थर्ड क्या है, 5 mm मोर देन द नॉमिनल साइज ऑफ कोर्स एग्रीगेट। जो हम लोग उसमें कोर्स एग्रीगेट यूज करेंगे उससे 5 mm ज़्यादा गैप बचना चाहिए। ठीक है, तो उतना गैप कम से कम हम लोग लेंगे, यानी कि उतना हम लोग क्या लेते हैं, स्पेसिंग लेते हैं दो स्टीरअप्स के बीच में, दो रिइंफोर्समेंट के बीच में। ठीक है, ये तो हो गया हॉरिजेंटल डिस्टेंस के। फिर से देखिए स्पेसिंग कैसे लेते हैं, कम से कम कितना होना चाहिए, जो डायमीटर अगर सेम यूज कर रहे हैं तो डायमीटर के बराबर स्पेसिंग होना चाहिए, उससे ज़्यादा होना हो सकता है, कोई बात नहीं है। और अगर मान लीजिए कि अनइक्वल डायमीटर का बार यूज कर रहे हैं तो जो मैक्सिमम डायमीटर ऑफ बार होगा उसके बराबर, उससे उससे बड़ा होना चाहिए। अगर मान लीजिए कि रिइंफोर्समेंट में जो गिट्टी यूज कर रहे हैं एग्रीगेट, मान लीजिए कि 20 mm का एग्रीगेट यूज कर रहे हैं, तो कम से कम 5 mm एक्स्ट्रा गैप होना चाहिए, यानी कि 25 mm से कम नहीं होना चाहिए स्पेसिंग। ठीक है, अब देखिए ये तो हो गया, यहाँ तक तो हो गया हॉरिजेंटल स्पेसिंग का, हॉरिजेंटल डिस्टेंस का। अब देखते हैं हम लोग क्या वर्टिकल डिस्टेंस के बारे में। ठीक है, वर्टिकल डिस्टेंस को देखिएगा क्या बोलना चाह रहा है, मिनिमम वर्टिकल डिस्टेंस द बार शैल नॉट बी लेस देन विच एवर इज ग्रेटेस्ट। मतलब जितना डायमीटर का बार हम लोग यूज कर रहे हैं उसमें जो सबसे बड़ा होगा उससे कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, 15 mm कम से कम होना चाहिए स्पेसिंग। 2/3 ऑफ डोमिनल साइज ऑफ एग्रीगेट, उसमें क्या था, 5 mm ज़्यादा एग्रीगेट के साइज से होना चाहिए, और इसमें क्या है, कम से कम 2/3 भाग होना चाहिए नॉमिनल एग्रीगेट का जो साइज है, और मैक्सिमम साइज ऑफ बार का होना चाहिए। यही 3 पॉइंट हैं। ओके, नेक्स्ट देखिएगा जो डिफिनीशन वगैरह था, जैसे पार्शियल सेफ्टी फैक्टर। पार्शियल सेफ्टी फैक्टर, इसका पार्शियल नाम क्यों है, सेफ्टी फैक्टर मतलब समझ रहे हैं, सेफ्टी फैक्टर का मतलब होता है जो मटेरियल हो गया उसको हम लोग सेफ कर देते हैं। जैसे मान लीजिए किसी का स्ट्रेंथ 100 है, हम बताएंगे उसका 70, तो यहाँ पे हम लोग क्या कह रहे हैं कि कुछ सेफ्टी यूज कर ले रहे हैं कि 70 ही स्ट्रेंथ है, तो ये कुछ ना कुछ सेफ्टी दिखा रहा है। ठीक है, और पार्शियल मतलब क्या होता है, इसमें मटेरियल के लिए अलग और लोड के लिए अलग यूज करते हैं। फिर से, मटेरियल के लिए अलग फैक्टर ऑफ सेफ्टी यूज करते हैं, लोड के लिए अलग फैक्टर ऑफ सेफ्टी यूज करते हैं, तो इसीलिए इसको कहते हैं हम लोग पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी या पार्शियल सेफ्टी फैक्टर। ठीक है, तो पहला देखिएगा पार्शियल सेफ्टी फैक्टर में, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर इज ए फैक्टर अप्लाइड टू आइदर द लोड और द रेजिस्टेंस इन ए स्ट्रक्चर डिजाइन टू अकाउंट फॉर अनसर्टेनिटीज इन बोथ। पार्शियल सेफ्टी फैक्टर क्यों यूज किया जाता है, अप्लाइड टू आइदर लोड, यानी कि लोड के लिए या फिर डिजाइन के लिए यूज करते हैं। ठीक है, इट इज यूज टू इंश्योर ए सफिशियंट मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन द डिजाइन इवन when considering potential variation in material properties, construction quality and applied load। हम लोग जब डिजाइन करने जाते हैं, कोई भी चीज़ कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, कंस्ट्रक्शन का क्वालिटी में चेंजेस आता है, हम लोग जो लोड आ रहा है उसमें कहीं गलती से बढ़ गया कभी, और उसके बाद क्या हो गया, मटेरियल का प्रॉपर्टी मान लीजिए कि जितना स्ट्रेंथ था उतना स्ट्रेंथ नहीं दिया, इस सब को कंसीडर करते हुए हम लोग फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो कंसीडर करते हैं उसी को कहते हैं पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी। नेक्स्ट देखिए, पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी आर टिपिकली ग्रेटर देन 1, यानी कि एक से ज़्यादा होता है पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी, मीनिंग दे इंक्रीज द डिजाइन लोड और डिक्रीज द डिजाइन रेसिस्टेंस। मतलब ये क्या होता है, मान लीजिए कि 100 किलो न्यूटन का लोड है, तो हम लोग डिजाइन कितने के लिए करते हैं, 150 के लिए, 200 के लिए, इसे डिजाइन करेंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए कि किसी का स्ट्रेंथ है 100 किलो न्यूटन सहने का, तो हम लोग क्या दर्शा देंगे उसका कि ये 85 किलो न्यूटन का स्ट्रेंथ है। तो समझ में आया, इंक्रीज किसको करते हैं, लोड को इंक्रीज करके डिजाइन करते हैं। हम लोग मान लेते हैं कि लोड ज़्यादा लग रहा है और रेसिस्टेंस मान लेते हैं कि कम लग रहा है, तो इसी को कहते हैं हम लोग पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी। ठीक है, अगर ये नहीं रहेगा तो हम लोग कैसे मान पाएंगे, द वैल्यू ऑफ
partial safety factor are specified in relevant design code and vary depends upon the material and load type, यानी कि ये vary करता है लोड कैसा लग रहा है, मटेरियल कैसा है, इसके आधार पर। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। तो डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस किसको कहते हैं? देखिए अभी हम लोग देखे थे, क्या देखे थे, ये हम लोग का था, ये था क्या, न्यूट्रल एक्सिस। यहाँ से जो वेरिएशन हो रहा था इसका, यहाँ से जो स्ट्रेन स्ट्रेन का वेरिएशन हो रहा था वो लीनियरली हो रहा था, और जहाँ पे ये कोइंसाइड करता है, जैसे यहाँ पे कोइंसाइड कर रहा है, यहाँ पे कोइंसाइड कर रहा है ये यहाँ पे, तो इसको कहते हैं डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है, इन ए रिइंफोर्समेंट बीम द सब्जेक्ट टू बेंडिंग द न्यूट्रल एक्सिस इज लाइन along which द कंक्रीट चेंजेस द फ्रॉम कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ टू टेंसाइल। मतलब वैसा लाइन कह रहा है जहाँ पे जो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ है टेंसाइल स्ट्रेंथ में चेंज हो रहा है। देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ तक तो ये कंप्रेसिव, यहाँ से यहाँ तक तो ये कंप्रेसिव लोड लग रहा था, यहाँ से यहाँ तक ये टेंसाइल लोड लगा। तो न्यूट्रल एक्सिस को कहेंगे जहाँ से कंप्रेसिव से टेंसाइल में चेंज होता है, उसी को कहेंगे क्या, न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है, द डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस एक्स इज डिपेंड्स फ्रॉम द टॉप मोस्ट फाइबर ऑफ द बीम एंड द न्यूट्रल एक्सिस, इस दोनों पर डिपेंड करता है। द पोजिशन ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस इज क्रूशियल इन डिटरमाइनिंग द स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन विद इन द बीम एंड इट्स फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग आगे, ये सब इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, इसमें अब डायग्राम बना के दिखा दीजिएगा तो हो जाएगा, नंबर मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा एलएसएम लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस इन आरसीसी। मतलब आरसीसी में लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस क्या होता है, तो देखिएगा द लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस इज द मिनिमम डेप्थ एट विच द कंक्रीट स्ट्रेसेस एट द एक्सट्रीम कंप्रेशन फाइबर रीचेज इट अलाउएबल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। इसमें देखिए लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस इन आरसीसी क्या होता है, जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट है वो रीच कर जाता है मैक्सिमम स्ट्रेंथ में। ठीक है, तो उसको कहते हैं हम लोग, जहाँ पे डेप्थ प्राप्त होता है उसी को कहते हैं लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है, दिस लिमिट is important because it, if the neutral axis depth exceeds this value, the concrete will fail in compression before the steel reinforcement reaches its yield stress। नेक्स्ट देखिएगा द लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस इज कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द मटेरियल प्रॉपर्टी ऑफ द कंक्रीट एंड स्टील एज वेल एज द अप्लाइड लोड। मतलब मटेरियल के प्रॉपर्टी पर और अप्लाइड लोड के आधार पर हम लोग लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस को कैलकुलेट करते हैं। सेकेंड पॉइंट छूट गया है, सॉरी, एक बार डिस्कस कर लेते हैं। दिस लिमिट इज important because if the neutral axis depth exceeds this value the concrete will fail। अगर मान लीजिए कि जो डेप्थ है उससे अगर लिमिटिंग डेप्थ से ज़्यादा हो गया तो कंक्रीट फेल हो जाएगा। ठीक है, द कंक्रीट विल फेल इन कंप्रेशन। अगर ज़्यादा चला गया तो क्या हो जाएगा, कंक्रीट फेल हो जाएगा, अगर कम रह गया तो क्या हो जाएगा, स्टील फेल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, हम नेक्स्ट चलते हैं। इट इज इसेंशियल टू इंश्योर दैट एक्चुअल डेप्थ ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस इज डिजाइन बीम रिमेन्स बिलो द लिमिटिंग वैल्यू टू अचीव एडिक्वेट सेफ्टी एंड सर्विसिबिलिटी। हम लोग क्या करते हैं, इट इज इसेंशियल टू इंश्योर दैट द एक्चुअल डेप्थ ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस इज डिजाइन बीम रिमेन्स बिलो द लिमिटिंग वैल्यू, यानी कि हम लोग जो लिमिटिंग वैल्यू से हम लोग कम ही रखने का डेप्थ चाहते हैं ताकि हम लोग का क्या हो, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर और सर्विसिबिलिटी का क्राइटेरिया फुलफिल हो। सिंपल सा कहना चाहता है कि हम लोग अंडर इन्फोर्स सेक्शन डिजाइन करते हैं। ठीक है, इसका कहने का मतलब है। देखिए अब लास्ट क्वेश्चन है आज का, क्या है, एलएसएम ऑफ कोलैप्स और एलएसएम ऑफ सर्विसिबिलिटी, यानी कि लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स और लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी में डिफरेंस। ठीक है, पहला एलएसएम ऑफ कोलैप्स में क्या है, प्रिवेंटिंग कैटेस्ट्रोपिक फेलियर। इसमें कैटेस्ट्रोपिक फेलियर को प्रिवेंट करने के लिए लिमिट ऑफ स्टेट ऑफ कोलैप्स का यूज करते हैं। देखिए मेंटेनिंग इंटेंडेड फंक्शन एंड अपीयरेंस, मतलब इसमें क्या है,
अपीयरेंस के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। सर्विसिबिलिटी का यूज किस लिए करते हैं? अपीयरेंस के लिए और इंटेंडेंट फंक्शन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, एलएसएम ऑफ कोलैप्स क्या है? अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी मटेरियल स्ट्रेंथ सेफ्टी फैक्टर। मतलब इसमें हम लोग अल्टीमेट लोड को पार्शियल सेफ्टी फैक्टर डिफाइन करते हैं, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर देते हैं, और मटेरियल के स्ट्रेंथ के लिए भी हम लोग यूज करते हैं एलएसएम ऑफ कोलैप्स को। इसमें क्या आता है? एलएसएम ऑफ सर्विसिबिलिटी में क्या आता है? डिफ्लेक्शन आता है, वाइब्रेशन आता है, क्रैक्स आता है, विड्थ आता है, ड्यूरेबिलिटी आता है, कंफर्ट आता है, स्टैटिक आता है, ठीक है। ये सब इसमें आता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, इंश्योर स्ट्रक्चर कैन विथस्टैंड एक्सट्रीम लोड विदाउट कोलैप्सिंग। यानी लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स का ये डिफिनीशन है कि लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स किसको कहते हैं? कि ये क्या है? विदाउट कोलैप्स हुए वो अपने जितना उसको रेसिस्ट करना चाहिए था लोड, उतना वो रेसिस्ट कर जाएगा। इंश्योर, देखिए फिर से देख लेते हैं, इंश्योर स्ट्रक्चर कैन विथस्टैंड एक्सट्रीम लोड। यानी ये क्या इंश्योर करता है? कि जो स्ट्रक्चर है वो विथ स्टैंड कर सकता है एक्सट्रीम लोड विदाउट कोलैप्सिंग। यानी कि बिना कोलैप्स किए वो लिमिटिंग लोड तक क्या कर सकता है? विथ स्टैंड कर सकता है। और लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी क्या बोलता है? इंश्योर स्ट्रक्चर परफॉर्म सेटिस्फैक्ट्री, यानी कि सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्म करता है अंडर नॉमिनल एंड ओकेजनल लोड। तो इसमें दो ही पॉइंट आपको याद रखना है। पहला इसका डिफिनीशन एलएसएम ऑफ इसका डिफिनीशन दोनों का, यानी कि ये कब करता है? ये इंश्योर करता है एलएसएम ऑफ कोलैप्स कि इस पर जो लोड लग रहा है वो सेफली रेसिस्ट कर लेगा। ये क्या करता है? जो एलएसएम ऑफ कोलैप्स है ये बताता है, सर्विसिबिलिटी बताता है कि ये सेटिस्फैक्शन आपको देगा, सर्विसिबिलिटी रहेगा, इसमें सर्विसिबिलिटी रहेगा। यानी कि इसमें ज़्यादा डिफ्लेक्शन देखने को नहीं मिलेगा, ज़्यादा वाइब्रेशन नहीं होगा। डिफ्लेक्शन, इसका एग्जांपल क्या है? डिफ्लेक्शन ज़्यादा नहीं होगा, क्रैक ज़्यादा नहीं दिखेगा, वाइब्रेशन नहीं दिखेगा। तो इसको कहते हैं एलएसएम ऑफ कोलैप्स। आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को ऐसे ही इंटरेस्टिंग कंटेंट को पाने के लिए। और आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं आप अपने इंजीनियर्स स्टडी जोन के प्लेटफॉर्म से, ठीक है। तो थैंक यू एवरीवन। अब मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, यूनिट नंबर 4 में। थैंक यू।